हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सभी को पता है कि ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को डाउनलोड नहीं किया है, वो ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी लिंक मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है। तो अब जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन सही है, अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले तो बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कहां कहां पर रखी गई है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिलों में इनकी आधारशिला रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना है इसकी अनुमानित लागत कितनी रहेगी। तो 5,555 करोड़ रुपए, 5,555 करोड़ रुपए लगभग इस परियोजना की अनुमानित लागत रहेगी। इस परियोजना के तहत 2,995 गांवों को पेयजल की आपूर्ति करी जाएगी। घर घर में उन्हें पीने का पानी नल द्वारा प्रदान किया जाएगा। और केवल ये परियोजना की आधारशिला नहीं रखी गई, बल्कि इन सभी गांवों में जो 2,995 गांव हैं, इन सभी गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियां भी गठित करी गई है। इन स्वच्छता समितियों के द्वारा हर घर में नलके की पूरी तरह से सप्लाई की पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा और पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये पहले प्रश्न से जानकारियां थी। उम्मीद है इस प्रकार की करंट अफेयर्स आपको पसंद आई होगी। ये करंट अफेयर मैं अब ऐसे ही पढ़ाने की सोच रहा हूं, क्योंकि लाइव अभी नहीं आया जाएगा। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। अब देखिएगा ये तरीका कैसा आता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग अपने जो विचार है वो मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसमें और भी सुधार कर सकूं। अब आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स प्रोवाइड होती रहेगी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आनंदा नामक डिजिटल ऐप लॉन्च की गई है। तो आनंदा नामक जो डिजिटल ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो बात करते हैं कि ये लॉन्च की गई है LIC इंडिया के द्वारा, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन सी सही रहेगा कि अब भारतीय जीवन बीमा निगम ने आनंदा नामक डिजिटल ऐप लॉन्च की गई है। अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो बढ़ते हैं कि LIC के द्वारा ये लॉन्च की गई है, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उसके बाद में ये जो डिजिटल ऐप है, इस डिजिटल ऐप के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है जीवन बीमा पॉलिसी करने में जो कंपनी के एजेंट हैं उन सभी एजेंटों की मदद करना। क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, घर घर नहीं जा सकते हैं एजेंट, लेकिन उसके बाद भी LIC करना अनिवार्य है। तो उन एजेंटों की सहायता करेंगे जो कि नए कस्टमर्स को लेके आते हैं, कंपनी से जोड़ते हैं। अब ये अभी बताया कि LIC द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है। तो अगर LIC के द्वारा लॉन्च की गई है तो हम कुछ बातें LIC के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं LIC की फुल फॉर्म। तो LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में MR कुमार जो हैं वे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं।
तो ये जानकारी देखिए, करंट अफेयर पढ़ी हमने, लेकिन करंट अफेयर के साथ साथ ये इतनी करंट अफेयर थी, इसके बाद में जो हमने पढ़ा है वो इस करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों की जानकारी हमने प्राप्त करी है, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ में उससे संबंधित प्रश्नों को आपने पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में आजकल का जो पैटर्न आ रहा है वो ऐसा है कि इन्हीं के साथ वाले प्रश्नों को पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर को पढ़ते रहिएगा। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, लेकिन ये जो G20 शिखर सम्मेलन है इसका अध्यक्ष देश कौन सा है? तो इसका अध्यक्ष देश कौन सा रहा है? इसका अध्यक्ष देश रहा है सऊदी अरब अमीरात, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अब जो 2 दिनों के लिए जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था इसका अध्यक्ष देश है सऊदी अरब। लेकिन इसके बारे में अगर हम ज्यादा जानकारियां प्राप्त करेंगे तो इसके बारे में बहुत सी जानकारियां मिलेंगी, जैसे सऊदी अरब तो इसका अध्यक्ष देश रहा, लेकिन सऊदी अरब से इस शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये पूरा का पूरा सऊदी अरब के सुल्तान का एक नाम है, ये 6 नाम नहीं है बल्कि ये केवल सऊदी अरब के सुल्तान का नाम है। तो वे इसके अध्यक्ष रहे थे, जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था इसके अध्यक्ष रहे थे। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो सम्मेलन हुआ है, ये जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये इसका 15वां संस्करण था जो आयोजित किया गया। किस विषय पर आयोजित किया गया? तो इसका विषय है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये इसका विषय रहा। अब ये तो 15वां संस्करण शुरू किया गया था या आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष सऊदी अरब रहा और अध्यक्ष का नाम भी हमने बता दिया। लेकिन अगर एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई 16वां संस्करण कब आयोजित होगा या 16वें संस्करण के अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए 16वां जो G20 शिखर सम्मेलन होगा इसकी अध्यक्षता इटली द्वारा की जाएगी। अभी तो सऊदी अरब द्वारा 15वीं करी गई है, लेकिन 16वीं अध्यक्षता करी जाएगी कौन से देश के द्वारा? इटली के द्वारा। कब आयोजित होगा? तो ये 1 दिसंबर 2020 को इटली द्वारा करी जाएगी। अब देखो एक प्रश्न और, G20 शिखर सम्मेलन है तो यहां आपने G20 देख लिया। अब G20 की फुल फॉर्म पहले हम पढ़ें तो G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20 यानी कि 20 का समूह। अब 20 देश नहीं है बल्कि 20 देश नहीं बल्कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ है जो मिलकर के 20 का समूह बनाते हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में, लेकिन 2008 में इसे राज्य के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन कहा जाने लगा था। उसके बाद बात करते हैं कि वर्तमान में 2020 में इसके चेयरमैन कौन है? तो 2020 में जो इसके चेयरमैन है यह G20 शिखर सम्मेलन के जो, क्योंकि हर वर्ष G20 के चेयरमैन बदलते रहते हैं, तो इस वर्ष 2020 में G20 के जो चेयरमैन है वे हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ये देखिए अभी हमने पढ़ा था ये कौन है? ये सऊदी अरब के सुल्तान हैं, जो कि सऊदी अरब के सुल्तान के साथ साथ में G20 के 2020 वर्ष के चेयरमैन भी हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी किसने करी है? तो इसकी अगर हम मेजबानी की बात करें तो इसकी मेजबानी करी है सी ऑप्शन अर्थात रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी द्वारा इसकी मेजबानी करी गई है। अब यहां आपको दिख रहा है ए ऑप्शन बी ऑप्शन बी, थाईलैंड नेवी और तीसरा है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। तो यहां आपने प्रश्न को देखना है
कि त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय अर्थात 3 देशों के बीच में ये समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो 3 देशों के बीच में हुआ है भाई, हमने तो पढ़ लिया ना सी ऑप्शन में कि इसकी जो मेजबानी है वो करी गई है सिंगापुर नेवी के द्वारा, लेकिन जो 3 देश हैं कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है, तो वे 3 देश भी यही है, भारत, थाईलैंड और सिंगापुर देशों के बीच में ही ये आयोजन किया गया है। अब कुछ और जानकारियां हैं जो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि ये अभी बताया था कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों देशों के बीच में ये दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। मेजबानी अभी बताया आरएसएन के द्वारा, आरएसएन अर्थात रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। बात करते हैं कि भारतीय जो नौसेना के 2 समुद्री नौसेना जहाज कौन कौन से, कार्वेट कमोर्ट और कार्वेट करमुक, इन दोनों के दोनों स्वदेशी हैं, दोनों के दोनों ही स्वदेशी नौसेना जहाज हैं, इन दोनों ने भी इसमें भाग लिया था। अब ये तो दूसरा संस्करण था, जैसा कि प्रश्न में हमने पढ़ा कि ये तो दूसरा संस्करण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि पहला संस्करण कब आयोजित किया गया, तो पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। किसने मेजबानी करी थी, तो भारतीय नौसेना ने पहले की मेजबानी करी थी। कहां पर आयोजित हुआ था, तो पोर्ट ब्लेयर में। देखो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस की जानकारी जो है वो आपको इस पहले एक लाइन से ही मिल जाती है। जैसे पहला संस्करण कब, 2019 में, कहां पर, पोर्ट ब्लेयर में, किसके द्वारा मेजबानी, तो भारतीय नौसेना के द्वारा मेजबानी। इस प्रकार से आपने करंट अफेयर को पढ़ना है कि कोई सिंगल प्रश्न भी आपसे छूटने ना पाए। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बहुत सी किताबों में बिरला के स्थान पर बिड़ला भी मिलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, बिरला और बिड़ला को एक ही तरह से आप लोग लीजिएगा, बिल्कुल कमियां निकालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आदित्य विक्रम बिड़ला कहें या आदित्य विक्रम बिरला कहें। ठीक है, ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अब ऑप्शन डी अर्थात नसरुद्दीन शाह, भारतीय अभिनेता नसरुद्दीन शाह को अब आदित्य विक्रम बिड़ला शिखर कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। जो एक सम्मान था, क्योंकि आपके एग्जाम्स में सम्मान भी पूछे जाते हैं, पुरस्कार भी पूछे जाते हैं। तो अब लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे भारतीय अभिनेता नसरुद्दीन शाह को यह प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 नए अभिनेता जैसे नील चौधरी और इरावती कर्णिक, नील चौधरी और इरावती कर्णिक, इन दोनों को आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार दिया गया। देखो नाम से ही पता है, शिखर अर्थात के मंझे हुए खिलाड़ी को और किरण अर्थात उभरते हुए खिलाड़ी को, दोनों पुरस्कारों का नाम से ही पता होता है। शिखर का मतलब यह है कि जिस प्रकार से लाइफ टाइम पुरस्कार अंत में दिया जाता है, उसी प्रकार से जो शिखर पर है उन्हें शिखर पुरस्कार, किरण मतलब उभरते हुए खिलाड़ियों को या उभरते हुए अभिनेताओं को यह प्रदान किया जाता है। अब 2020 में जो ये पुरस्कार दिए गए हैं, इन पुरस्कारों के अगर हम विषय की बात करें तो इन पुरस्कारों का विषय रहा है थिएटर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार है, जो आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार है, इनकी शुरुआत 1973 में की गई थी। किसके द्वारा करी गई थी, तो आदित्य विक्रम बिरला द्वारा इनकी शुरुआत 1973 में की गई थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा होता है आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाता है। एक बात और कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स मिलती रहेंगी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका है ये आप सभी के लिए। आप सभी चैनल से जुड़े, आप सभी और भी जानकारियां प्राप्त करें। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने सदैव तत्पर रहूंगा। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 जारी किया गया है और इसमें शीर्ष शहर कौन सा रहा है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो शीर्ष शहर रहा है वो कौन सा रहा है, तो वो रहा है हांगकांग, अर्थात ऑप्शन सी सही है। जो वर्ल्ड वाइड
वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सूचकांक या इंडेक्स बोल दीजिएगा, क्योंकि आपके सूचकांक के प्रश्न तो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहां से पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में सबसे ज्यादा रहने के लिए सबसे ज्यादा कॉस्टली शहर कौन सा है पूरे विश्व में, तो वो कौन सा है, हांगकांग है। चलो अब हम कुछ ऊपर के शीर्ष देशों के बारे में और कुछ नीचे के शीर्ष देशों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया गया है। अब जो जीविका लागत के आधार पर अर्थात जीने के लिए कितनी लागत किस शहर में चाहिए उस आधार पर पूरी दुनिया के पूरे विश्व के 133 शहरों का आकलन किया गया है। कुल कितने शहरों का आकलन किया गया, 133 शहरों का आकलन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम बात करें विश्व में सबसे महंगे शहरों की, तो सबसे महंगा रहा है हांगकांग, दूसरा रहा है पेरिस और तीसरा रहा है ज्यूरिख। बात करते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ते शहर कौन से हैं, तो दुनिया में सबसे सस्ता शहर है दमिश्क। दमिश्क कहाँ है, सीरिया में है। दूसरे नंबर पे रहा है टास्केंट और तीसरे पे रहा है लुसाका। ये तीनों सबसे नीचे के अर्थात सबसे सस्ते और ये तीनों सबसे महंगे शहर। अब देखो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये सूचकांक ये जारी किया गया है EIU के द्वारा। EIU अर्थात द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है लंदन इंग्लैंड में। तो ये जानकारी आप लोगों ने यहां से पढ़ी है। वीडियो लंबी मत सोचिएगा आप लोग, बल्कि ये समझिएगा कि आपको प्रश्न तो समझ आ रहे हैं ना, तो आपने इस प्रकार से पढ़ना है भाई। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020। देखो पहले जो हमने पढ़ा था वो सिम्टेक्स था, अब पढ़ रहे हैं सिम्बेक्स। 2020 सिम्बेक्स का द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री अभ्यास का आयोजन कब से शुरू किया गया, तो 21, 22, 23 या 20 नवंबर से। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अभ्यास है वो 23 नवंबर से शुरू किया गया है। किस किस के बीच में है ये बताता हूं, तो ये भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में है। 23 नवंबर से कहां पर आयोजित किया गया, तो अंडमान सागर में आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण है, तो इस अभ्यास का ये 27वां संस्करण है। तो 27वां है, तो इस अभ्यास का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, 1994 में, 1994 में इस अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। पूरी जानकारियां हर एक बिंदु को आप लोगों के सामने रखता हूं। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान से तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। करंट अफेयर मुश्किल नहीं होती है कभी, बहुत आसानी से आप लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पे है। 23 एंटी स्मोग गन लगाई गई है। तो देखिएगा 23 है, एंटी स्मोग गन ये कहां पर लगाई गई है, तो ये लगाई गई है देश की राजधानी देश का दिल्ली में। दिल्ली में 23 एंटी स्मोग गन लगाई गई है। अब देखिए एंटी स्मोग गन के बारे में बातें पढ़ते हैं। कहां पर लगाई गई, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में लगाई गई। क्यों, क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे लगाने का, तो जो आपको पता है कि जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता है वो मैंने आपसे कुछ दिन पहले की वीडियो में बताया था कि वो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है और दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बहुत कम नंबर मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली जो है वो धीरे धीरे एक गैस के गोले में उसकी वायु तब्दील हो रही है। तो अब देखिएगा इसका उद्देश्य है कि जो वायु गुणवत्ता है उसमें सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे पहले एक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम था युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ये भी मैंने आपको पूरी तरह से बताया था अगर आपने 6-7 दिन पहले की वीडियो देखी थी तो
तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इस अभियान के तहत ही अब देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 23 एंटी स्मोग गन लगाई गई है। अब ये जो 23 एंटी स्मोक गन लगाई गई है, इनका नेतृत्व किसने किया है? तो सबसे पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, और उनके साथ साथ में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दोनों ने मिलकर के इनका नेतृत्व किया है। और इसके अगर हम बात करें, इन गनों का निर्माण किसने किया है? तो लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा इन गनों का निर्माण किया गया है। तो ये जानकारी यहां से थी। उसके बाद एक प्रश्न और है कि डीप ओशन मिशन यानी कि गहरे समुद्र मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा करी गई है? तो यह घोषणा करी गई है भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अर्थात जो भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ऑप्शन सी है, इसने अब गहरे समुद्र मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा करी है। इसके तहत क्या होगा कि जो गहरे समुद्र में जो खनिज है उनकी खोज की जाएगी, ऊर्जा की खोज की जाएगी, समुद्री विविधता की खोज करी जाएगी, और अनुमानित लागत जो इस पूरे मिशन में आएगी वो है लगभग 4000 करोड़ रुपए। लगभग 4000 करोड़ की लागत से अब भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने गहरे समुद्र मिशन अर्थात डीप ओशन मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा करी है। उसके बाद आप लोगों की स्क्रीन पे आज का अंतिम प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है? पूरे ब्रह्मांड का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है? तो भारत नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे महंगा पदार्थ है वो है एंटीमेटर। एंटीमेटर है। एंटीमेटर क्या है? इसकी कॉस्ट क्या है? तो इसकी 1 ग्राम की कीमत, जो एंटीमेटर है ब्रह्मांड का सबसे महंगा पदार्थ है, इस एंटीमेटर की 1 ग्राम की कीमत 3,12,500 अरब रुपए है। तो इतनी कॉस्टली है, इसलिए ये ब्रह्मांड का सबसे महंगा पदार्थ है। आज की वीडियो इतनी ही। उम्मीद है, मैं पूरा श्योर हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ये करंट अफेयर की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, तो आप लोग कृपया ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली करंट अफेयर मिलती रहे। उसके अलावा एग्जाम जब भी आता है, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की सीरीज लेकर के आऊंगा कि जो भी एग्जाम होगा उसके मैं आपको प्रैक्टिस सेट जरूर कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।